कांग्रेस नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर ये भी कि उन्होंने बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर से मुलाकात की, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो दूसरे बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी राजस्थान के हालात पर नजर बनाए हुए है। ये इनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था। तो जहाँ घोड़े अगर कहते हैं ना, तो घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहाँ कुलाचे मारेगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा। अगर वो सूखे में रहा तो उसके खुर खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको हरियाली चाहिए। तो वो चिंता करे कि हमारे यहाँ की हरियाली खत्म हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बगावती तेवरों के बाद गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई और इस बैठक पर निगाहें होंगी सबकी, क्योंकि यहीं से गहलोत सरकार का भविष्य तय होना है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी किया और कहा कि अगर कोई भी विधायक बैठक में शामिल नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले देर रात सीएम अशोक गहलोत से अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे ने मुलाकात की, जिसके बाद तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 109 विधायकों ने सीएम गहलोत को अपना समर्थन पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। इन तीनों नेताओं को दिल्ली से राजस्थान भेजा गया, जिससे वो राजस्थान का सियासी संकट निपटा सके। वहीं दिल्ली से जयपुर आए कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे राजस्थान सरकार को बचाने में जुट गए। तीनों नेताओं ने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा की। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो भी संकट पैदा किया गया है वो बीजेपी की देन है। 9 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सचिन पायलट को पुलिस ने पूछताछ का नोटिस भेजा है, जिसके बाद से वो नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गहलोत की बुलाई विधायक दल की बैठक में भी जाने से मना कर दिया है। राजनीति में जो होता हुआ दिखता है सिर्फ सच उतना ही नहीं होता। गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी तनातनी की कहानी की भी कई परतें हैं। पहले जो हो रहा है उसे समझिए। इस सियासी तनातनी के 3 केंद्र हैं। पहला केंद्र है सत्ता चलाने वाले अशोक गहलोत, दूसरा है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिन्हें शिकायत है कि गहलोत उनकी अनदेखी कर रहे हैं और किनारे लगाना चाहते हैं, और तीसरा केंद्र है, या ये कहें कि बनाया जा रहा है, वो है बीजेपी। गहलोत का आरोप है कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं।
अब इस मामले को ऐसे समझिए कि अशोक गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्रालय खुद देखते हैं, उनकी पुलिस टीम की एसओजी सरकार गिराने के मामले में एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को आरोपी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, लेकिन एसओजी ने एफआईआर दर्ज की, उसमें सूचनाएं ऐसी है मानो सचिन पायलट सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि बीजेपी तो बहाना है, सचिन पायलट असली निशाना है। सतीश पूनिया कहते हैं कि पायलट को बदनाम करने के लिए गहलोत बीजेपी को घसीट रहे हैं। बीजेपी की बात में दम इसलिए भी नजर आता है कि एफआईआर में पायलट का नाम ऐसे लिखा गया है जैसे वो गहलोत सरकार गिराने की कोशिश में है। दरअसल पायलट को धारा 124A के तहत नोटिस भेजा गया। ये देशद्रोह की धारा है। एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका आधार 2 लोगों की बातचीत को बनाया गया है। ये लोग हैं उदयपुर के अशोक सिंह और ब्यावर के भारत मलानी, जिनकी बातचीत टैप की गई। इन दोनों के फोन अवैध हथियार तस्करी की जांच के नाम पर टैप किए गए। इन दोनों की 9 जून को हुई बातचीत पर 1 महीने बाद 10 जुलाई को एफआईआर लिखी गई। एसओजी ने एफआईआर में लिखा, निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया को 25 लाख का ऑफर दिया गया। एसओजी ने लिखा कि विधायक खरीदने की जानकारी उनके अधिकारियों को सूत्रों से मिली है, लेकिन किसी बीजेपी नेता को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया। राजस्थान की इस तकरार में सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है। मुश्किल है तो क्लाइमेक्स को समझना। फिलहाल राजस्थान में गहलोत खेमे में मंत्रियों ने भी पायलट को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी वाले कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो वो जिनसे भी संपर्क साध रहे हैं, उन लोगों को कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से सबक लें। मिट्टी पलीत हो जाती है, आदमी बर्बाद हो जाता है। गहलोत खेमा भी इशारा कर रहा है कि राजस्थान की लड़ाई में असली खींचतान गहलोत और पायलट के बीच में है। अब ये समझिए कि इन दोनों के बीच विवाद क्या है। दरअसल सचिन पायलट बीते 6 साल से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब गहलोत अपने भरोसेमंद आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। लेकिन अड़चन यह है कि सरकार और संगठन में नियुक्ति कांग्रेस समन्वय समिति की बिना मर्जी के नहीं हो सकती है। इस समन्वय समिति में सचिन पायलट भी सदस्य हैं, जिसके चलते गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार मनमाफिक नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट सरकार और संगठन में अपनी टीम की हिस्सेदारी चाहते हैं और गहलोत अहम पदों पर अपने विश्वास पात्र रखना चाहते हैं। राजस्थान में जब सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने तब जैसे तैसे हालात संभाल लिए, लेकिन दोनों नेताओं के बीच खेमेबंदी और अपनी ताकत बढ़ाने का शीत युद्ध अभी भी जारी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में बांध टूटने से कई इलाकों में पानी भर गया। बताया गया कि बांध के कमजोर होने की जानकारी प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी, बावजूद इसके प्रशासन ने कदम कोई नहीं उठाया। यही वजह रही कि जैसे ही नदी में उफान आया, बांध उसे झेल नहीं सका। बांध टूटते ही नदी का पानी खेतों में लगी फसलों और मकानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में वहां बाढ़ के हालात बन गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें भी नहरों में तब्दील हो गयी, खेत तालाब बन गए। हालात ऐसे हो गए कि पानी से घिर चुके कुछ लोगों को अपना घर तक छोड़कर जाना पड़ा। बताया गया कि नदी के पानी को रिहायशी इलाकों में जाने से रोकने के लिए बनाए गए जिले में ऐसे कई और बांध हैं जो टूटने के कगार पर हैं। वहीं इलाके के विधायक ने इसे प्रशासन की लापरवाही मानते हुए सरकार से प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुँचाने की मांग की। किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 5 साल चलने का दावा किया। सामना को दिए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस काम नहीं आएगा। उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। बिहार के मधुबनी में कमला बलान नदी के किनारे बसे सैकड़ों लोग बाढ़ के खतरे को देखते हुए घर छोड़ने पर मजबूर हो गए।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारी बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। बिहार के शिवहर में बागमती नदी पर बनाया गया बांध पानी के बढ़ते दबाव की वजह से टूट गया, जिससे इलाके में पानी भर गया। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पार्टी के विधायकों के एकजुट होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। आने वाले दिनों में यानी कि 2022 में 1/3 बहुमत के साथ या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिलेंडर फटने से लगी आग में जलकर कई झोपड़ियां राख हो गईं। बताया गया कि हादसे के वक्त काफी देर बाद दमकल के कर्मचारी वहां नहीं पहुंच पाए और यही वजह रही कि झोपड़पट्टियों से आग की लपटें उठती रही। उसमें रहने वाले लोगों ने खुद को तो किसी तरह से बचा लिया, लेकिन अपना सामान वो नहीं बचा सके। आग तेजी से फैली, जिसके बाद लोगों ने अपने स्तर पर उसे बुझाने की काफी कोशिशें की। आरोप है कि दमकल और पुलिस को खबर किए जाने के बावजूद वहां कोई नहीं पहुंचा। हालांकि लोगों की मेहनत बेकार गई, क्योंकि जब तक आग बुझाई गई तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सोशल मीडिया पर राजस्थान के अजमेर का एक वीडियो वायरल है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खुलते ही राजस्थान पुलिस के अधिकारी वहां हाजिरी के लिए पहुंचे, वो भी एक तो नहीं सैकड़ों की संख्या में लाइन लगा के। तो क्या लॉकडाउन खुलते ही अजमेर पुलिस ने नियम कानून को ताक पर रख दिया और सैकड़ों की संख्या में एक साथ जियारत करने पहुंच गए? सड़क पर लाइन लगाकर चलते इन पुलिस वालों को देखिए। सैकड़ों की संख्या में ये पुलिस वाले जा कहां रहे हैं? सोशल मीडिया का दावा है कि ये अजमेर पुलिस है, जिसने लाइन लगाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाई। फेसबुक पर 7 जुलाई को अपलोड किए गए इस वायरल वीडियो के बारे में लिखा गया है, अजमेर दरगाह शरीफ खुलते ही सबसे पहले राजस्थान पुलिस अधिकारियों ने हाजिरी दी। हाजिरी लगाई यानी आसान शब्दों में कहें तो पुलिस वालों ने दरगाह के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। तो क्या सच में राजस्थान की अजमेर पुलिस इतनी बड़ी संख्या में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाने पहुंची? क्या ऐसा करके पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को नहीं तोड़ा? वीडियो में कुछ पुलिस वालों के हाथ में पोस्टर बैनर क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला कुछ और ही है जिसे किसी दूसरे तरीके से वायरल किया जा रहा है? वायरल वीडियो की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को ही स्कैन करना शुरू किया। वायरल वीडियो में एक जगह पर होटल कमाल पैलेस लिखा हुआ नजर आया, तो सबसे पहले हम ये पता करने में जुट गए कि क्या ये होटल अजमेर में ही है। हमने इसकी पड़ताल की। पड़ताल करने पर गूगल मैप के जरिए हमें पता चला कि ये होटल अजमेर में दरगाह के सामने वाली सड़क पर है। एक तस्वीर में होटल का फोन नंबर भी लिखा हुआ है। हमने 0145 इस एसटीडी कोड के बारे में पता लगाया तो ये कोड अजमेर शहर का ही निकला। ये तो साबित हो गया कि वायरल वीडियो अजमेर का ही है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या वाकई दरगाह खुल गई है और दरगाह पर अजमेर पुलिस ने हाजिरी लगाई है, जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। इसलिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए अजमेर शहर का रुख किया, जहां की प्रसिद्ध दरगाह के बारे में एक अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। तो क्या सच में अजमेर शरीफ की दरगाह पर पुलिस वालों ने हाजिरी लगाई थी?
न्यूज 18 इंडिया ने अजमेर पुलिस के दरगाह थाने के SHO हेमराज मुंड से संपर्क किया। उन्होंने मामला पूरी तरह से साफ कर दिया। राजस्थान सरकार ने दिनांक 21 से लेकर 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें रैलियां निकालकर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करना था, जिसके तहत जिला प्रशासन ने भी, पुलिस व प्रशासन ने जागरूकता की रैली निकाली थी, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया था कि सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोएं, मुंह पे मास्क लगाएं, लोगों से 6 फीट की दूरी पे रहें, इस तरह के जो भी तो घर से बाहर कम से कम निकलें, इस तरह की लोगों को जागरूकता के लिए रैली निकाले गए थे। अजमेर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें 30 जून को अपलोड किया हुआ एक वीडियो मिला। इसमें अजमेर पुलिस के जवानों को जागरूकता रैली निकालते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस वालों के बैनर और पोस्टर भी देखे जा सकते हैं, जिसमें जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए दिखाया गया है। 2 मिनट के इस वीडियो में अजमेर पुलिस कहीं भी जियारत करते या दरगाह के अंदर जाते हुए नहीं दिखती। लेकिन क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जायरीनों के लिए खुली हुई है? दरगाह के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए हमने दरगाह शरीफ के खादिम से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि दरगाह सभी के लिए मार्च से ही बंद है। जब से मुनादी है बंद है, जब से लॉकडाउन चला कोरोना वायरस को लेकर के, आज भी बीच में भी कभी इसको खोलने का मामला नहीं आया। दरगाह 20 मार्च को बंद हुई थी, तब से अभी तक बंद है। राजस्थान सरकार ने किसी भी धार्मिक स्थल को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी है। सरकार के आदेशों के तहत ही दरगाह पूर्णतया बंद है। मतलब साफ है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह लॉकडाउन हटने के बाद भी बंद है। ऐसे में हाजिरी लगाने की बात पूरी तरह झूठ है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस वाले हाजिरी लगाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि कोरोना वायरस के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। नेपाल की सीमा से जुड़े बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से कोशी नदी समेत कई नदियां उफान पर हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी चंपारण जिले में देखने को मिल रहा है, जहां कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया है और उसकी वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी पानी तेजी से घुसने लगा है, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। जिले के डीएम और एसपी खुद उन इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे ही कुछ दिक्कत आएगी तो एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे ऑफिसर्स आए हुए हैं। इनकी नाव हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। वहीं सहरसा जिले में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाकों में पानी भर गया है। कई लोग तो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। थाईलैंड के पथुमथानी में एक थीम पार्क में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का एक मजेदार तरीका निकाला। थीम पार्क की खूबसूरती भी बनी रहे और लोगों के बीच 2 गज की दूरी के नियम का भी पालन हो, इसके लिए वहां झूलों की सीटों पर टेडी बेयर रख दिए गए ताकि लोग झूले की उस सीट पर बैठ ही ना पाएं। थीम पार्क में जहां भी नजर गई वहां हर झूले पर टेडी बेयर रखे दिखे। इससे हुआ ये कि लोग एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे। झूलों पर सीटें तो अपनी जगह फिक्स होती हैं, ऐसे में उन पर टेडी बेयर रखकर थीम पार्क ने ऐसी तिकड़म अपनाई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लोगों को खले ना, बल्कि ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें भा जाए। और हुआ भी यही। थीम पार्क में मस्ती करने आए लोग साथ वाली सीट पर टेडी बेयर देखकर खुश नजर आए। एक लड़का तो टेडी बेयर को पकड़कर ही झूला झूलता दिखा। टेडी बेयर के साथ झूले पर हर सीट के बाद अगली 2 सीटों पर क्रॉस के निशान भी बने दिखे, जिनके जरिए लोगों को उन सीटों पर न बैठने की जानकारी दी गई। सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम गहलोत की बुलाई विधायक दल की बैठक 10:30 बजे होगी। सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने सीएम गहलोत को 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 2.5 लाख के पार पहुंचे। श्रीनगर के कई इलाकों में आज से सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से 4 मंजिला मकान गिर गया। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान ने पुंछ के कई इलाकों में गोलाबारी की। सुरक्षा बल की अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है।
यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका के सैंटियागो में एक जहाज पर आग लगने से 18 लोग घायल हो गए। अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया। अमिताभ बच्चन ने सलामती के लिए दुआ मांगने पर लोगों को शुक्रिया कहा। वेस्टइंडीज ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी। बात अब राजस्थान की। राजस्थान में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया कि वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो आज 10:30 बजे होनी है उसमें शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट दिल्ली में हैं, वो जयपुर नहीं जा रहे हैं। सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस के 30 विधायक उनके साथ हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में है। दिल्ली में सचिन पायलट ने बीजेपी के नेता और अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर हुई। ये मुलाकात 40 मिनट तक चली और इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में कल देर रात 2 बजे तक सियासी उठापटक चलती रही। रात करीब 9 बजे सीएम अशोक गहलोत ने एक बैठक बुलाई। गहलोत की बुलाई इस बैठक में एक के बाद एक कई कांग्रेस विधायक पहुंचे। कल रात हुई गहलोत की बैठक में दिल्ली से गए अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे भी शामिल हुए। बैठक में पहुंचे विधायकों ने गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं होने का दावा किया। क्या कहेंगे अब सचिन पायलट की ओर से तो मैसेज आ गया कि सरकार अल्पमत में है। ऐसा कुछ नहीं है, विधायक दल की मीटिंग है और उसमें पता लग जाएगा अल्पमत है नहीं है। वो कह रहे हैं 30 विधायक उनके साथ में हैं। मेरे को इतना ध्यान नहीं। आप किन के साथ हैं? आप सरकार के साथ है। मतलब सरकार के साथ अशोक गहलोत के साथ, सचिन पायलट के साथ? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, सरकार है तो साथ ही है। आगे कुछ होगा अगर सचिन पायलट जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे आप? हम कांग्रेस के रहेंगे, कांग्रेस के होंगे। ऐसा है, सरकार का कुछ नहीं होगा। सरकार पूर्ण बहुमत में है। सरकार के पास साथ में सारे विधायक हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कहीं अल्पमत में है। जो बात जो चर्चाएं मीडिया में आ रही हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। सारे विधायक हैं, सबने साइन कर दिए, सारे यहाँ आए हुए हैं। नरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि ये सरकार अल्पमत में है, इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है। सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार बहुमत में है और सरकार 5 साल चलेगी। 30 विधायक बोल रहे हैं उनके साथ में। अब बोलने को मैं बोल दूं मेरे पास 50 विधायक है तो कहां से आएंगे? कांग्रेस एकजुट है, सभी विधायक एकजुट हैं। हम लोग सरकार के साथ में हैं, अशोक गहलोत के साथ में हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। जी, क्या कहेंगे? सचिन पायलट की ओर से कहा गया है कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, 30 विधायक उनके साथ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार फुल मेजोरिटी में है और ये सरकार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अशोक जी गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करके और चौथी बार राजस्थान की जनता हमें फिर बहुमत देगी। 30 विधायक क्या उनके साथ नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में तो 3 है। क्या आपको क्या लगता है, सरकार नहीं गिरेगी? बिल्कुल ही नहीं गिरेगी, बिल्कुल ही नहीं गिरेगी। आज क्या समर्थन पत्र सौंपा आपने भी? सारे विधायकों ने सौंप दिया, कुछ भी नहीं बचा। 1 साइडेड है। सीएम साहब को जितनी जरूरत है उससे 20-25 नंबर हमारे पास ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, ये बीजेपी कर रही है या पायलट कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। प्रशांत जी, अभी जो मैसेज आया जिस तरीके से सचिन पायलट की टीम की ओर से कि सरकार अल्पमत में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अल्पमत में हम नहीं है। हमारे विधायक दल की मीटिंग है और प्रूव भी हो जाएगा। और कोई थोड़ी बहुत खफा है या कोई नाराजगी है कुछ मंत्री पद को लेकर, वो आई थिंक जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, इस पर ज़्यादा टेंशन करने वाली क्या अगर सचिन पायलट कोई स्टेप उठाते हैं तो क्या उनके साथ जाएंगे आप? देखिए, उनका पर्सनल स्टेप है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा। उनकी इज्जत मेरे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के एक हिस्से में आग लग गई है। आग मजदूरों के लिए बने टीन शेड में लगी, जिसके बाद आसपास के कई और शेड आग की चपेट में आ गए और उनसे भीषण लपटें उठने लगी। आग जिस हिस्से में लगी उसके पास रेल की पटरियां थी और कई खाली ट्रेनें भी वहां खड़ी थीं, जहां से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि हादसे के वक्त सभी शेड खाली थे, जिससे कोई भी मजदूर आग की चपेट में नहीं आया। हालांकि वहां रखा सामान आग में जलकर राख हो गया।
बाद में फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग बुझा दी। मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रक में लगी आग को बुझा लिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में लगी आग को दमकल के लोगों ने बुझा दिया। ट्रक का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। कर्नाटक के हुबली में कोरोना को हराकर ड्यूटी पर लौटे पुलिस कांस्टेबल की हौसला अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से 68 जगहों पर फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। बिहार के नालंदा में लागू लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर क्रिकेट खेल रहे लड़कों को पुलिस ने मैदान से खदेड़ दिया। वंदे भारत मिशन के तहत शारजाह में कोरोना वायरस की वजह से फंसे 152 भारतीयों को लेकर एक विमान इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में महिलाओं और बच्चों से भरी एक गाड़ी पलट गई, जिसमें 31 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। अमेरिका के सैंटियागो में नेवी के एक जहाज में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। ये जहाज समुद्र के किनारे था, तभी एक जोरदार धमाके के बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते जहाज के बीच का हिस्सा आग की लपटों से घिर गया और उससे धुआं निकलने लगा। बताया गया कि हादसे के वक्त जहाज पर करीब 160 लोग थे, जिनमें 18 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। जहाज में ये आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे कई नए इलाकों में नदी का पानी घुस गया। अब तक राज्य के 24 जिलों में आई बाढ़ में करीब 13 लाख लोग प्रभावित हैं और इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे उन जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया जिनमें अब तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं पहुंचा था। ऐसे ही एक जिला शिवसागर है, जहां से आई तस्वीरों में दूर दूर तक पानी भरा नजर आया। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को पार किया, उसका पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता दिखाई दिया। नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस गया और वहाँ की पूरी तस्वीर बदल दी। बाढ़ के पानी में कई इलाके पूरी तरह डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि नदी और सड़क की पहचान करना तक मुश्किल हो गया। एक इलाके में तो पानी इस कदर भर गया कि वहाँ के कई मकान पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दिए, जबकि कुछ मकानों की सिर्फ छतें ही दिखाई दे रही थीं। एक तस्वीर में तो पानी से घिरे कुछ लोग प्रभावित इलाकों से अपना सामान लेकर निकलने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर अपना नया ठिकाना बनाते नजर आए। आपने अब तक सोने के गहने खरीदे होंगे और पहने होंगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि आप सोने पर चल सकते हैं, सोने के बाथटब में नहा सकते हैं और तो और सोने की सीढ़ियों पर चढ़ उतर सकते हैं, यकीन नहीं होता ना। लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि अब सोना पहनने की बजाय सोने के बने बाथरूम, कमरे और सोने के बने कप में चाय पी सकते हैं। क्या सोना सच में इतना सस्ता हो गया है? बाजार में सोने की कीमत 50,000 रुपए तोला। सोना इतना महंगा हो गया है कि गहने बनवाने के लिए अब आपको अपनी तिजोरी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सोने की दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, यहां तक कि बाथटब भी सोने का ही है। सोने की चमक से आंखें चौंधिया जाएं। सोशल मीडिया पर इतनी आलीशान इमारत देखकर हर कोई हैरत में है। इतनी महंगाई में जब सोना हर किसी के नसीब में नहीं है, बाजार में ग्राहक तो है ही नहीं, शोरूम खाली पड़े हैं, ऐसे में सोने की दीवारें, सोने की छत, सोने का बाथटब कोई कैसे बनवा सकता है? ये देखिए, कई लोग सोना लेने की सोचते ही रह जाते हैं और कई लोग सोने के बाथटब में नहाते हैं। ऐसे ही तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा गया है, सोने के कप, प्लेट, क्या किस्मत है, सोने के कप में चाय पीने को मिल रही है। पौराणिक कहानियों में सोने की लंका और सिखों के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के बारे में तो हमने भी सुना है।
गुरुद्वारे में तो बाहरी हिस्सा सोने का ही बना है। तो क्या सच में दुनिया में इतने अमीर लोग भी हैं कि अब सोने के घर में ही रहने लग जाएं? दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियां, नल, वॉशरूम, खाने के बर्तन सब सोने के बनवा दें। बात हजम करना नामुमकिन है, इसलिए पड़ताल ही एकमात्र रास्ता है जिससे सच्चाई को सामने लाया जा सकता है, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वायरल वीडियो में दिख रहा घर किसका है और कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे सामान पर सोने का पानी चढ़ा हो? ये किसी फिल्म का सेट तो नहीं? ये भी हो सकता है कि ये कोई पुरानी धरोहर हो। हमने वीडियो की पड़ताल की, जहां हमें इस तरह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर मिल गए, लेकिन उन सभी वीडियोस में किसी घर का जिक्र नहीं था, बल्कि एक होटल का जिक्र था। वीडियो के बारे में लिखा गया है, दुनिया का सबसे पहला गोल्डन होटल। तो इसका मतलब यह है कि ये किसी का घर नहीं है। वायरल वीडियो में नजर आ रही सभी सोने की चीज होटल में है, लेकिन ये होटल आखिर है कहां, जहां सभी चीजें सोने की बनी है? हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां गोल्डन होटल लिखते ही हमारे हाथ न्यूज 18 इंडिया का आर्टिकल लगा, जिसमें इस होटल के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। सोने का बना 5 स्टार होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में है। होटल का नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक है। 25 मंजिला इस होटल में 400 कमरे हैं। होटल की बाहरी दीवारों पर करीब 54,000 वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई हैं। ये दुनिया का पहला सोने से बना होटल है। हनोई के शानदार होटल में वॉशरूम में तो बाथटब, सिंक, शावर सहित सभी सामान पूरी तरह से सोने के तो नहीं है, पर सभी सामानों पर सोने की प्लेट चढ़ाई गई है। यहाँ तक कि बेडरूम के फर्नीचर और कमरे के साजो सामान पर भी सोने की प्लेट चढ़ाई गई है। अब इतना शानदार होटल है तो आप इसके किराए के बारे में भी जानना चाहेंगे। होटल में एक दिन के अपार्टमेंट का किराया $6,700 US है, यानी भारतीय रुपए में आपको 4,27,000 रुपए देने होंगे। किराया सोने की कीमत को देखते हुए रखा गया है। यानी कोरोना के खत्म होने के बाद अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो ये सोने का बना होटल आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आपकी जेब रुपयों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि सोना किसी भी रूप में सस्ता नहीं है। लखनऊ में टिड्डियों के हमलों को नाकाम करने के लिए प्रशासन की कई टीमें जुट गईं। राज्य के कई जिलों में टिड्डी दलों ने हमला किया, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन जैसे ही इन टिड्डियों ने लखनऊ पर हमला किया, प्रशासन के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। आसमान में उड़ रही ये टिड्डियां डेरा जमाती, उससे पहले ही शहर की सड़कों पर सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर सवार दिखे, जो टिड्डियों को भगाने के लिए सायरन बजाते हुए गश्त पर निकल पड़े। पुलिस वाले हर उस इलाके में पहुंचे जहां टिड्डियां आसमान में उड़ती दिखाई दी या फिर टिड्डियों के हमले की उन्हें जानकारी मिली। इतना ही नहीं, नगर निगम के दफ्तर के बाहर तो जोर जोर से ढोल, नगाड़े और लाउड स्पीकर पर गाने बजाए जाने लगे। कुछ लोग हाथ ऊपर उठाकर शोर मचाते दिखे। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद टिड्डियों को भगाने के काम में लगे लोगों की मेहनत रंग लाई और टिड्डियां शहर को छोड़कर आगे बढ़ गई। जहाँ जहाँ पे हमको टिड्डी सूचना मिली, वहाँ पे हमने अपने बैंड्स भेजे और उसी का नतीजा है कि ये सुनने में आ रहा है कि टिड्डी दल लखनऊ छोड़ करके आगे निकल चुका है। उत्तर सिक्किम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां 3 मंजिला इमारत ढह गई। बारिश की वजह से इमारत का कुछ हिस्सा धीरे धीरे करके गिरना शुरू हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। इमारत की हालत को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वालों को पहले ही सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया था। इसके बाद इमारत का कुछ हिस्सा आगे की तरफ झुक गया और फिर अचानक पूरी इमारत ढह गई। बताया गया कि इमारत पुरानी थी, जिसकी वजह से वो लगातार हो रही बारिश की वजह से और कमजोर होकर गिर गई। जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त भी वहां लगातार बारिश हो रही थी। गुजरात के कच्छ में पानी के तेज बहाव में कई गायें बह गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक पुल से कुछ लोग अपनी गायों को लेकर गुजर रहे थे। तभी एक एक कर कई गायें पानी के तेज बहाव में बह गई। पुल के ऊपर से पानी बहने के बावजूद लोग अपनी गायों को वहां से लेकर जा रहे थे।
पानी में फिसलने से कई गायें नीचे गिरकर बह गई। ये देखकर लोग गायों को किनारे से दूर करते हुए दिखाई दिए ताकि दूसरी गायें ना बह सकें। बताया गया कि 19 गाय पानी में बह गईं, जबकि 6 घायल भी हो गईं। यूपी के बाराबंकी में टिड्डियों ने खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। यूपी के बाराबंकी में बड़ी संख्या में आई टिड्डियों ने खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। बिहार के बेगूसराय में एबीवीपी के छात्रों ने डीजी कॉलेज के मैदान में सब्जी बेचने की इजाजत देने का विरोध करते हुए धान रोपकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 अलग-अलग जगहों पर हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से हरणी, बाड़ा, महुआरा और मधुवन प्रताप समेत कई गांव पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने लूट की 2 वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद में हुई 2 गुटों में झड़प के दौरान गोली लगने से एक की मौत हो गई, जबकि मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में जूते चप्पलों की एक दुकान में आग लग गई। बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी दुकान तेज लपटों में घिर गई। ये आग इतनी भीषण थी कि दुकान से उठ रही लपटें और धुआं कई फीट ऊपर तक जा रहा था। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आप लोग भैया पीछे हटो यहाँ भैया। लेकिन तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी और उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। 15-20 मिनट फायर ब्रिगेड आई, इसने काम करना शुरू किया, तब तक जो है आग पे काबू हो। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझा दी गई, लेकिन इस हादसे में दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह 10:30 बजे सीएम गहलोत की तरफ से बुलाई गई बैठक में अगर सचिन पायलट शामिल नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। सचिन पायलट को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। साथ ही पार्टी सचिन की तरफ से उचित जवाब नहीं मिलने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश स्पीकर को भेज देगी। सचिन पायलट पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। तो बड़ी खबर, यही सवाल उठ रहा था कि अगर सचिन पायलट, जैसी की संभावना दिख रही है क्योंकि वो दिल्ली में ही हैं, अभी तक जयपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं, और ऐसे में अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो क्या कार्रवाई उन पर होगी? क्योंकि अगर उन पर कार्रवाई नहीं भी होती है तो बाकी जो विधायक हैं उनका भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि हौसला बढ़ेगा, और इसीलिए अब जो जानकारी मिल रही है कि अगर वो नहीं आए तो उनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये विशेष उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। अनुराग हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि सचिन पायलट अगर नहीं जाते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होगी, और अब ऐसी जानकारी कि कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस चीज के लिए तैयार है और वो ऐसी नजीर पेश नहीं करना चाहते हैं कि बाकी विधायक लाइटली लें पार्टी लीडरशिप को। इसलिए ये तय किया गया है कि जो भी विधायक शामिल नहीं होंगे मीटिंग में, उनमें सचिन पायलट भी शामिल हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो उनको भी नोटिस इशू किया जाएगा कि वो क्यों शामिल नहीं हुए व्हिप होने के बावजूद मीटिंग में, और अगर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है तो फिर सदस्यता रद्द करने के लिए उनको सदन से हटाने के लिए भी सिफारिश की जा सकती है विधानसभा स्पीकर से, जो कि व्हिप के उल्लंघन के मामले में पार्टी कर सकती है। तो एक तरीके से सभी विधायकों को सीधे संदेश देने की कोशिश अब पार्टी की तरफ से, सचिन पायलट को भी ये संदेश देने की कोशिश कि पार्टी बिल्कुल भी इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी विधायक पार्टी लाइन फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो 10:30 बजे सीएम गहलोत की तरफ से बुलाई गई बैठक में अगर सचिन पायलट नहीं शामिल होते हैं, जैसा उन्होंने जानकारी दिया, उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे क्योंकि अभी भी वो दिल्ली में ही हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। सचिन पायलट को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। उधर लद्दाख की गलवान घाटी से चीन की सेना पीछे तो हट गई, लेकिन चीन की साजिशों का जाल अभी भी सरहद पर मौजूद है। दरअसल चीन का पुराना चरित्र, चाल और चेहरा ऐसा ही रहा है। भारत ने एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने की तैयारी
तेज कर दी है। लिहाजा गलवान हिंसा के बाद अब आईटीबीपी के जवानों को नई सुरक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा, ताकि कल के दिन चीन अपनी बात से पलटते हुए गलवान जैसी कोई नापाक हरकत करता है तो हमारे जवान पूरी तरह सुरक्षित रहें। सरहद के रखवाले, सीमा के प्रहरी, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के प्रतीक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वीर नायक। जो भारत को चीन की टेढ़ी नजरों से बचाते हैं, जिनके कंधे पर तिब्बत और चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वो जवान अब हर खतरे से महफूज रहेंगे। चीन की कोई नापाक हरकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इन जवानों को हर उस सुरक्षा से लैस किया जाएगा जो चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए जरूरी है। चीन की सेना लद्दाख के गलवान से भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन गलवान हिंसा और उसके नतीजों ने भारत सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा एलएसी पर तैनात अपने सैनिकों और सरहद पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को सरकार ने फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस करने का फैसला किया है, ताकि आने वाले दिनों में गलवान जैसी किसी हिंसा के दौरान हमारे सैनिक पूरी तरह सुरक्षित रहें। समझौते की वजह से चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन चीन के पास कानून का कार्ड होता है और गलवान हिंसा से ये बात साबित भी हो चुकी है। चीन ने धोखे से भारत के जवानों पर हमला किया, जिसमें डंडे, कटीले तार लगे रॉड का इस्तेमाल किया गया। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन शी की शैतानी सेना कभी भी ऐसी हरकत कर सकती है, लिहाजा आईटीबीपी के जवानों को फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस किया जाएगा, ताकि भविष्य में चीनी सेना गलवान जैसी हरकत करती है तो हमारे जवान उससे सुरक्षित रहें। बताया जा रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिए जाएंगे। ये फैसला गलवान जैसे हमलों से जवानों की सुरक्षा के लिए लिया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की हर कंपनी के 10% जवानों को फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस किया जाएगा। एलएसी पर पेट्रोलिंग करने वाली टीम के जवानों को ये सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे। आईटीबीपी 180 से अधिक पोस्टों पर, ये पोस्ट जो है लद्दाख से लेकर के सिक्किम तक हैं, जहां पर जो है पेट्रोलिंग के साथ साथ सुरक्षा का भी इंतजाम देखती है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों को फुल बॉडी प्रोटेक्टर प्रदान करना उनके जीवन की रक्षा के साथ साथ उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होगा। कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को पहले से ही ये सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए हैं। पत्थरबाजों से बचने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन एलएसी पर तैनात जवानों को जो फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिए जाएंगे वो इससे थोड़े अलग होंगे। फुल बॉडी प्रोटेक्टर का कुल वजन 6 किलोग्राम होता है। इस पर मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल के साथ आग का कोई असर नहीं होता। इसमें छाती की रक्षा करने के लिए प्रोटेक्टर, कंधों पर पैड के साथ ऊपरी बाजू, कोहनी, कलाई के लिए गार्ड होता है। इसमें शरीर के निचले हिस्से की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए होते हैं। इससे पत्थर और डंडे के हमले से
शरीर के अहम हिस्सों की सुरक्षा आसानी से हो जाती है। एलएसी पर एक समझौते के तहत सेनाएं या सुरक्षा बल हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे में अगर भविष्य में हिंसा होती है, हिंसक झड़प होती है, वैसी स्थिति में फुल बॉडी प्रोटेक्टर आत्मरक्षा के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। ये किसी कवच से कम नहीं। ये गोली तो नहीं रोक सकता, लेकिन चीन और तिब्बत की सीमा पर अभी जैसा माहौल है उसमें जवानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आईटीबीपी के जवानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। आईटीबीपी ने हाल ही में 5000 फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीदे थे, लेकिन चीन सीमा के हालात को देखते हुए और फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स खरीदे जाएंगे। चीन की सीमा पर आईटीबीपी की और कंपनियों की तैनाती होनी है। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर तैनाती होनी है। तिब्बत से लगी 3488 किलोमीटर सीमा की रखवाली आईटीबीपी के जवान करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन सरहद की पेट्रोलिंग में लगता है। और उन जवानों के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्टर किसी बड़े हथियार से कम नहीं। बिहार के कैमूर में भारी बारिश के बाद गोरिया नदी में आई बाढ़ किसानों के लिए मुसीबत बन गई। बाढ़ से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई और सड़कें भी जलमग्न हो गईं। जिधर भी नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया और लोग मजबूरी में उसी पानी से होकर गुजरते दिखे। सिर्फ लोग ही नहीं, वहां से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी गुजरती नजर आईं। जब भी बारिश होती है भर जाती है, हम लोग जाने बहुत दिक्कत कठिनाई हो रही है। लोगों ने बताया कि हर साल बारिश में नदी के उफनाने के बाद उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी सरकार की तरफ से नदी के ऊपर पुल नहीं बनवाया गया। एक बड़े पुल का निर्माण हो जाता तो शायद हम लोगों को, हम किसानों की फसल को फायदा होता। वहीं बिहार के ही किशनगंज में भी नदियों के उफनाने के बाद कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ से सड़कों पर सैलाब बहने लगा। बाढ़ का पानी इलाके में बीएसएफ कैंप तक भी पहुंच गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवान पानी को रोकने की कोशिश करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इसी बीच दोनों पक्ष डंडे लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। उनके बीच जमकर लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे पर अंधाधुंध डंडे बरसाने लगे। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं, उन्हें भी डंडे लेकर लड़ते देखा गया। वहीं कुछ महिलाएं पथराव करती भी नजर आईं। डंडों से लड़ने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन उनके बीच पथराव शुरू हो गया। इसी पथराव में एक महिला घायल हो गई, जिसे वहां मौजूद एक लड़की सहारा देकर घर में ले जाती हुई नजर आई। बताया गया कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कुछ लोगों से मारपीट करने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि घटना 5 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। और इस वीडियो में टोल प्लाजा के कई कर्मचारी कार सवार कुछ लोगों के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। इससे पहले टोल कर्मचारियों की गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति के साथ कुछ देर तक झड़प होती रही, जिसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव के लिए गाड़ी में बैठा दूसरा आदमी बाहर निकला तो टोल कर्मचारियों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां कई और टोल कर्मचारी पहुंच गए और उन लोगों को घेरकर पीटने लगे। टोल कर्मचारी काफी देर तक मारपीट करते रहे। इसके बाद एक आदमी वहां पहुंचा और बीच बचाव कर उन लोगों को बचाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वैधानिक कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अफ्रीकी देश माली की राजधानी बैमको में सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी मांग की और अपना विरोध जताने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने सड़कों पर आगजनी की।
हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस के जवानों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारी भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव करते दिखाई दिए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। भारी बारिश की वजह से नदी में उफान आ गया, जिससे कटान समेत कई इलाके पानी में डूब गए और इस वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। सामने आई एक तस्वीर में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद किनारे का पेड़ देखते ही देखते नदी में समा गया। लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन की मदद से बढ़ते पानी को रोकने का इंतजाम किया गया। इसके लिए बोरियों में रेत भरकर रखा गया ताकि नदी का पानी रिहायशी इलाकों में न घुस सके, लेकिन इस कोशिश के बावजूद कई लोगों के घर पानी में डूब गए। उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कई लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। बिहार के मधुबनी में कमला बलान नदी के किनारे बसे सैकड़ों लोग बाढ़ के खतरे को देखते हुए घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारी बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। बिहार के शिवहर में बागमती नदी पर बनाया गया बांध पानी के बढ़ते दबाव की वजह से टूट गया, जिससे इलाके में पानी भर गया। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पार्टी के विधायकों के एकजुट होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। आने वाले दिनों में यानी कि 2022 में 1/3 बहुमत के साथ या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के फैसले के खिलाफ एक बार फिर संसद के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दोबारा लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शनकारी चौथी बार सड़कों पर उतरे और संसद के सामने प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए संसद और उसके आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग वहां डटे रहे और सुरक्षा बल के सामने जमकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर तैनात सुरक्षा बलों पर जलते हुए पटाखे भी फेंके, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि ये प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा, जिसके बाद लोग वहां से चले गए। लखनऊ में टिड्डियों के हमले को नाकाम करने के लिए प्रशासन की कई टीमें जुट गईं। राज्य के कई जिलों में टिड्डी दलों ने हमला किया, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन जैसे ही इन टिड्डियों ने लखनऊ पर हमला किया, प्रशासन के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। आसमान में उड़ रही ये टिड्डियां डेरा जमाती, उससे पहले ही शहर की सड़कों पर सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर सवार दिखे, जो टिड्डियों को भगाने के लिए सायरन बजाते हुए गश्त पर निकल पड़े। पुलिस वाले हर उस इलाके में पहुंचे जहां टिड्डियां आसमान में उड़ती दिखाई दी या फिर टिड्डियों के हमले की उन्हें जानकारी मिली। इतना ही नहीं, नगर निगम के दफ्तर के बाहर तो जोर जोर से ढोल, नगाड़े और लाउड स्पीकर पर गाने बजाए जाने लगे। कुछ लोग हाथ ऊपर उठाकर शोर मचाते दिखे। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद टिड्डियों को भगाने के काम में लगे लोगों की मेहनत रंग लाई और टिड्डियां शहर को छोड़कर आगे बढ़ गई। जहाँ जहाँ पे हमको टिड्डी सूचना मिली, वहाँ पे हमने अपने बैंड्स भेजे और उसी का नतीजा है कि ये सुनने में आ रहा है कि टिड्डी दल लखनऊ छोड़ करके आगे निकल चुका है।